बताए थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोगों से चर्चा करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है मैं लिंक जो है वो शेयर करना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब जो जेन्युइन होंगे कम से कम उन्हें बस पता चले कि वही जो है वो क्लास में आए और वही जो है वो देखें कि क्लासेस किस तरीके से चल रही हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन होंगे तो वो अपना क्लास का पता कर लेंगे, तब धीरे धीरे मैं नॉन जेन्युइन लर्नर्स को ऐसे ही छाट दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है टॉपिक, इसीलिए मैंने आज का लिंक ही शेयर नहीं किया आज के क्लास का, कि जो पढ़ने वाला होगा उस वही सीरियस होगा, वो प्रोफाइल पे जावा के देख रहा होगा। 10 लर्नर 50 लर्नर कम हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा, लेकिन पढ़ने वाले रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इन द मेटा जो सेल साइकिल, मेटा फेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जो है, इट इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन जो है ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था, मैं वहां से लेके आया हूँ, ठीक है ना। ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था, मैं अभी टहल रहा था तो वहां से जो है मैं लेके आया। तो नाउ ये क्वेश्चन कम से कम इसी बैच में पिछले एक महीने में, पिछले 1 मंथ में ये क्वेश्चन करीब करीब 4 से 5 बार हो चुका है। 4 से 5 बार हो चुका है ये क्वेश्चन, अलग अलग प्लेट मतलब जगहों पे अलग अलग क्लासेस में। अगर इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन का परफॉर्मेंस अगर 60% आ रहा है ना, तो बाकी 40% लोग आप खुद पे जो है मुंह पे कालिक पोतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई और कालिक नहीं पोत सकता, वो भी पोतने का हक आपका ही है, ठीक है ना। क्योंकि आप अपना वक्त और सारी चीजें जाया कर रहे हैं। अभी कल भी यही चीज समझाया था स्पेशल क्लास में, कि जब तक 100% श्योर ना हो तब तक गलत ऑप्ट करने की टेंडेंसी कम करिए, इस आदत को बदलिए। हर एक क्वेश्चन तभी ऑप्ट करिए जब आपको लगता है कि आपने लॉजिकली उस क्वेश्चन को सही किया है, नहीं तो मत करिए पोल पे, कोई फायदा नहीं है इससे। यहाँ पे लीडर बोर्ड का कोई मतलब है नहीं, मैं दिखाता हूं नहीं, तो कोई फायदा होता नहीं है आपका कि हाँ यहाँ पे आगे तेजम खां या तेजू खां बन के करोगे क्या। CSIR आपकी रियलिटी एक्सपोज कर ही देगा। सो द कंडीशन इज लाइक कि मैं CSI यहाँ के रैंक में और CSIR के रैंक में फर्क ना आए, इसके लिए आपको रियल रहना पड़ेगा, जितना आए उतना ही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने से रहा। So in this particular problem, in a meta-driven cell cycle, metaphase to anaphase transition is regulated by the activity of anaphase promoting complex. Anaphase promoting complex जो होता है वो आपके साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन, साइक्लिन बी को डिग्रेड करता है और सेक्यूरिन को डिग्रेड करता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20 से बाइंड करता है और एक्टिव एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आपके एम फेज CD के साइक्लिन, यानी कि जिसको कि हम साइक्लिन बी का नाम देते हैं, साइक्लिन बी, और ये जो है सेक्यूरिन को डिग्रेड करता है, जिससे कि सेपरेज जो होता है वो एक्टिव होता है, और यही सेपरेज कोहेसिन को क्लीव करने के लिए जाना जाता है, जिससे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है। सो दिस इज द कंडीशन जो कि यहाँ पे पाया जा रहा है। अब चलिए इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैम भैया ग्रेट इंसान है ना, मैम के क्लास का स्ट्रेंथ 749 थी, मैम इज सुपर पर्सन, मैं नहीं हूं ना, ठीक है। तो आप जो है
दो 200-400 रहेंगे वही चलेगा मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ लेकिन मैं अच्छा बात नहीं करता, मैं हमेशा गुस्से में बात करता हूँ, इसीलिए लोग नहीं आते। क्योंकि लोग पढ़ने थोड़ी आते हैं, लोग बात करने आते हैं, ठीक है ना। हमें किसी ने पूछा ना, हाँ आप हमेशा गुस्से में बात करते हैं, हाँ जी हम हमेशा गुस्से में बात करते हैं, है ना। यही तो हम करने आए हैं यहाँ पे, अपनी हरकतें तो दिखती नहीं है, यहाँ आके अनु मलिक बनने लगते हो। Which of the following statement is true about the human chromosome? ह्यूमन क्रोमोसोम में क्या होता है कि लो जेन डेंसिटी और हाई जेन डेंसिटी के ऊपर बात की जाती है। व्हेन यू सी द क्रोमोसोम रीजन जहाँ पे हाई जीन डेंसिटी पाया जाता है और क्रोमोसोम रीजन जहाँ पे लो जीन डेंसिटी रीजन पाया जाता है, तो जो सेंटर रीजन होता है, द सेंटर रीजन, उस सेंटर रीजन में आपके पास द सेंटर रीजन जो पाया जाता है वहां पे हाई जीन डेंसिटी होते हैं। एंड जो पेरीफेरी का रीजन होता है इधर की तरफ, दिस वन, इसमें लो जीन डेंसिटी होता है। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सेंटर रीजन में जो है वो आपका हाई जीन डेंसिटी पाया जाता है, और ये जो है बाहर की तरफ, ये जो है लो जीन डेंसिटी, पेरीफेरी की तरफ जो है वो लो जीन डेंसिटी पाया जाता है, लो जीन डेंसिटी। तो दिस इज द कंडीशन, इसी वजह से ये चीज अपीयर होती है। ये क्यों पाया जाता है, इसके लिए जाके ना अन अकेडमी की प्लस क्लास सब्सक्राइब कर लेना राहुल भैया। पूरा सेल साइकिल हम नहीं पढ़ा सकते, हम कुछ कुछ लॉजिक ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक टॉपिक को सिर्फ एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एक क्लास में नहीं किया जा सकता सर। सो बेसिक्स पे वर्क करिएगा, इसके लिए आपको हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का रीजन समझना पड़ेगा। जहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन बीच में, यहाँ पे सेंट्रोमियर के करीब में हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है, फिर यूक्रोमेटिन होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन जब इसको सर्कल के देखोगे तो ये बीच में ही जो होता है वो हाई जीन डेंसिटी पाई जाती है। तो बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है, आप मिस करोगे, इसीलिए प्लस क्लासेस लगाई जाती हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट वन जो होगा, दैट हाई जीन डेंसिटी जनरली लोकलाइज द टुवर्ड्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब क्लासेस होगा भाई, पहले स्पेशल तो कर लो यार, स्पेशल कर नहीं रहे हो, यूट्यूब की टेंशन अभी हो गई है। 7 फेरे लिए नहीं, टेंशन यही हो गया कि भैया हमको हनीमून पे कहाँ जाना है, पहले शादी तो कर लो, 7 फेरे तो पूरे कर लो।
डन। Following observations was made when the mammalian cells in one phase from the cell cycle was fused with the cell with another phase. इसके लिए जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो जब एस फेज और G1 फेज को जो है फ्यूज किया जाता है तो G1 फेज का न्यूक्लियस एस फेज में मूव कर जाता है। When you cross between S phase and G1 phase cells, जब इनको फ्यूज कराते हैं तो G1 फेज का न्यूक्लियस S फेज में चला जाता है, जबकि S फेज का न्यूक्लियस S फेज में रहेगा। कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि देखिए G1 फेज का जो है S फेज की तरीके से चला गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं जब S और G2 को करेंगे तो यहाँ पे S और G2 में S फेज का न्यूक्लियस S फेज में ही रहता है और G2 फेज का G2 फेज में ही रहता है। मतलब कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा होता, कोई भी डिफेक्ट या कोई भी चेंजेस अपीयर नहीं होते जब S और G2 को एक साथ जो है फ्यूज कराया जाता है। अगर G1 G2 को फ्यूज कराया जाएगा तो अगेन G1 फेज का न्यूक्लियस G1 फेज जैसा ही होता है एंड G2 फेज वाला G2 फेज जैसा ही है। मतलब इसमें भी कोई भी इफेक्ट नहीं अपीयर होता, नो इफेक्ट। जब S का G2 के साथ आप फ्यूज करा रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, G1 का G2 के साथ करा रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर G1 S G2 इनको अगर M फेज के साथ आप फ्यूज करा रहे हैं तो जितने भी सेल्स है, चाहे आपका G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, सारे के सारे सेल M फेज में इंटर कर जाएंगे। तो यही कंडीशन जो है आपके पास पाया जाता है। सो दैट्स द कंडीशन। अब इसी चीज के ऊपर जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, फ्यूजन ऑफ द सेल्स इन G1 फेज with the S phase that cause the G1 phase nucleus enter in the S phase। अगर G1 फेज और S फेज का जो है फ्यूजन हो रहा है तो G1 फेज का जो न्यूक्लियस है that is going to enter into the S phase and it is absolutely right। Upon fusion of the G2 phase with the S phase, G2 phase cell does not enter into the S phase। ये भी सही है। When A and B are right, ये दो ऑप्शंस आपके सिर्फ सेकंड और फोर्थ में अवेलेबल है, यानी कि तीसरा और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है, अपॉन फ्यूजन ऑफ द G1 सेल विद द G2 सेल, G1 न्यूक्लियस इंटर्स इनटू द G2 फेज। जबकि आपका ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि G1 और G2 फेज का जब फ्यूजन होता है तो कोई भी ट्रांजिशन या कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और C जैसे ही गलत हुआ, जहां जहां C है उसको एलिमिनेट करते ही आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज A B D। So here with basic knowledge you have used option elimination and you will find the answer is fourth। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, आप एक ही दिन में 50 रोटी क्यों नहीं खा लेती प्राची जी? 2 रोटी ही एक ही दिन में क्यों खाती हैं? 50 रोटी एक दिन में खा लीजिए ना, फिर 50 दिन ऐसे बैठे रहिएगा, है ना? खा सकती हैं, डाइजेस्ट कर पाएंगी, कैपेसिटी होती है ना हर एक चीज की। वैसे ही आपके घुटने में जो दिमाग है ना, उसकी भी एक कैपेसिटी है बेटा ना, जैसे उसका भी एक कैपेसिटी, उससे ज्यादा जाएगा ना तो बाहर जाने लगेगा, है ना? और सिर्फ एक क्लास नहीं होती है, बहुत सारी क्लास होती है दिन में, ठीक है?
तो इसी वजह से जितनी कैपेसिटी है उतना ही डोज दिया जाता है। इससे ज्यादा डोज मिलेगा ना तो हैंग होने लगेगा आपका सिस्टम ही, ठीक है ना। तो ध्यान रखे रहिएगा, घुटना दर्द करने लगेगा झूठ मूठ में, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कर लिया। During the eukaryotic cell division, metaphase to anaphase transition, which is regulated by the degradation of, यहाँ पे इन्होंने डिग्रेडेशन ऑफ में पूछा है, ना कि एक्टिविटी पूछा है। सो दैट्स द कंडीशन हियर कि डिग्रेडेशन ऑफ मतलब एपीसी जो होता है, एपीसी की एक्टिविटी से होता है, लेकिन एपीसी जो होता है साइक्लिन बी को डिग्रेड करता है और सेक्यूरिन को डिग्रेड करता है। एंड दैट्स द रीजन हियर कि साइक्लिन बी जो होगा वो साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन होगा, और साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन जो है वो डिग्रेडेशन के बाद जो है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन चलता है। सो द रीजन बिहाइंड दिस जो अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, that is like APC, anaphase promoting complex. This APC is going to degrade cyclin B, और इसके अलावा it is going to degrade the securin. तो ये जो होते हैं दो को डिग्रेड कर देता है, और बिकॉज एपीसी बिहेव्स लाइक अ यूबिक्विटिन लाइगेज, यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह बिहेव करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू डिग्रेड द साइक्लिन बी, और उसके हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। The performance of you guys are very great in the class, fantastic. इसी तरीके से परफॉर्म करते रहिए, डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या बनता है, अभी मैंने एक बताया था एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक एक्टिवेट करने वाला होता है, वो होता है CDC20, और दूसरा एक एक्टिवेट करने वाला होता है वो होता है CDC14। CDC20 को इनहिबिट करने वाला होता है MAD2, इसको जो होता है वो आपका MAD2 होता है, और इसके CDC14 को इनहिबिट करने वाला होता है वो होता है 10। MAD1 2 3 जो भी है यहाँ पे, इसको एक्टिवेट करने वाला, यहाँ पे मैं इनहिबिट करने वाले को सिंबल इस तरीके से लिया जाता है, तो मैंने इस तरीके से बता दिया ताकि इनहिबिट कर रहा है।
और मैड को एक्टिवेट करने वाला होता है बब 1 एंड 3, जबकि टेम्प को करने वाला जो होता है वो होता है बब 2। अल्टीमेटली जो होते हैं इस तरीके से सीडीसी 20 को जो इनहिबिट करता है वो मैड करता है, और सीडीसी 14 को जो इनहिबिट करता है वो करता है टेम्प। सीडीसी 20 जो होता है बिकॉज ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, एंड जिसकी वजह से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते ही साइक्लिन बी को इनहिबिट करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि दिस इज लाइक ये जो है ये आपके पहली चीज तो साइक्लिन बी को डिग्रेड करेगा, और इसके अलावा ये एपीसी एक्टिवेट होकर सेक्यूरिन को जो होता है उसको इनहिबिट करेगा, और सेक्यूरिन को इनहिबिट करते ही यहाँ से सेपरेज जो है वो फ्री हो जाता है, और सेपरेज फ्री होते ही काम करता है। सो अल्टीमेटली मैड जो होता है सीडीसी 20 को इनहिबिट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं सेपरेज की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करने का काम करता है। सेपरेज भी इनहिबिटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर सीडीसी 20 इनएक्टिव होगा तो एपीसी इनएक्टिव तो सेक्यूरिन एक्टिव, और सेक्यूरिन एक्टिव तो सेपरेज इनएक्टिव। ये कहानी चलती है, क्योंकि सेक्यूरिन सेपरेज को बाइंड करके रखा रहेगा, फ्री फॉर्म में नहीं रखा रहेगा। तो यहां अगर सीडीसी इनएक्टिव और इनएक्टिव मैट के थ्रू किया जा रहा है, सो दैट्स द कंडीशन, जबकि टेम्प 1 सीडीसी 14 को कर रहा है। सो मैड 2 इज गोइंग टू प्रिवेंट द सीडीसी 20 एक्टिवेशन, एंड सीडीसी 20 एक्टिवेशन तो सेपरेज एक्शन भी इनहिबिटेड। सो दिस ए शुड बी मैच्ड विद द सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में ए जो है मैच्ड हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस इज टेम्प 1 which is going to inhibit the CDC14, जो कि CDC14 को करेगा तो B का फर्स्ट है, and this is the only option जिसमें आपको ये मिल रहा है। बाकी अगर ATM ATR पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो भी आप देख सकते हैं ATM ATR which is leads the inhibition of P21 CIP। तो ये जो है थर्ड वन चलता है। इस तरीके से जो है आप कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते थे। एक अच्छा क्वेश्चन, 20 लोग गायब। ये रूल कब खत्म होगा आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, अभी 20 लोग फिर से गायब होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गायब होते रहो, आया ही मत करो अगली क्लास से, ठीक है ना, आया ही मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में बात करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने थोड़ी आता हूँ, मैं गुस्से में बात। आजकल के लर्नर को ना सिर्फ और सिर्फ मसाला चाहिए और कुछ नहीं। गाइस क्या हो गया, बताओ क्या चल रहा है क्लास में? कुछ मसाला मिलेगा तो दूसरे ग्रुप में जाके बताएंगे कि आज वीरेंद्र सर की क्लास में ये हुआ था, सर आज ऐसे डांट रहे थे, फिर वहां पे चुगली करेंगे, मजा आएगा। बस यही चाहिए उनको और कुछ नहीं। सर मैम की क्लास में इतने नर्लर आ रहे थे, आपके क्लास में कोई आता ही नहीं है, उनको लगता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा, या मेरे को जो है जेलेसी हो जाएगी, या मेरे को इंफीरियर फील होने लगेगा। मैम महान है, उनके क्लास में आ रहे हैं, हम नहीं है, नहीं आ रहे हैं, बात खत्म। और क्लास में बच्चा नहीं आ रहा है इसका मतलब थोड़ी है। कभी कभी बादल आ जाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी हो जाता है कि सूरज की रोशनी जो है वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रोशनी, मैं अगर चमक रहा हूं तो मैं चमकता रहूंगा। अब बादल कभी आ गया तो आ गया, कभी आया नहीं आया तो चल, क्या दिक्कत है उसमें।
कुछ लोगों को बस इसी चीजों में मजा आता है, सर बस फालतू की बातें करवा लो, मसाला चाहिए इनको, पढ़ने लिखने से कोई फुर्सत नहीं होता। सर गुस्सा करते हैं, अब ये लोग आके देखते हैं कि सर गुस्सा करते हैं, इन लोगों को इतना नहीं दिख पाता है कि वो गुस्सा क्यों किया जाता है। गुस्सा तो दिखता है, लेकिन गुस्सा क्यों किया जाता है ये समझ चाहते हैं कि सर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ पाता। ये वैसे ही बच्चे होते हैं जो फैमिली में ना मम्मी पापा इनको कूटते जरूर है, लेकिन उनको कभी जिंदगी में पता नहीं चल पाता कि इनकी भलाई के लिए कूटा जाता था। उनको लगता था कि जो है नादान बालक है बिल्कुल। तो मुझे जब अगर गुस्सा पता चल रहा है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप ही के लिए कर रहा है, आप ही के भले के लिए कर रहा है, इतना इतना नहीं समझ पाते बेचारे। कैसे कहें हम, कैसे समझाएं ऐसे महान बच्चों को। लगे रहिए आप, आपको मसाला मिलता रहेगा, और मेरी क्लास में तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत निडर एजुकेटर हूँ, मुंह पे बोलने वाला, ठीक है ना। चाहे अनअकैडमी पे हो चाहे कहीं पे हो, मैं मुंह पे बोलने पे यकीन रखता हूँ। तो आपको मेरे जगह पे कंटेंट मिल सकता है बात करने के लिए, इधर उधर कुछ करने के लिए, लीजिए और अपनी जिंदगी चलाइए। इससे आपका मन अगर बहलता है तो बहलाइए और एंजॉय करिए, कम से कम इसी वजह से आप खुश तो रहेंगे ना। और अगर मेरे कंटेंट से, मेरे इन सब चीजों से आपका घर और चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए भी अपने आप को ग्रेटफुल समझूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कर लिया, तो चलिए अब पोल पे चलते हैं। नहीं भैया, हम ग्रेट व्रेट कुछ नहीं, हम वीरेंद्र सिंह हैं, हमको उतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या है इसमें। तो इतने महान स्वीट स्वीट, मैं तो ग्रेट हूं, आप लोग भी बन जाओ भाई कभी, क्वेश्चन अच्छा अच्छा कर लो तो मैं भी बोलूं यू गाइज आर ग्रेट, यू गाइज आर ऑसम। मेरे को भी बोलने का मौका दिया करो, ऐसे परफॉर्मेंस करोगे तो काहे कब मैं बोलूंगा, ठीक है ना। मतलब एक तरफा खाली करना चाहते हो। पोल तो आया था, ठीक है ना। अब देखिए आंसर क्या सही होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि आखिर सही आंसर क्या था, आपने सही किया था कि नहीं किया था। मैंने ये आपको चीज बताई थी कि व्हेनेवर, इन्होंने दो म्यूटेंट के ऊपर बात करी है, द सैक्रोमाइसिस बॉम्बे में रिसेसिव म्यूटेंट दैट इज CDC2R जो है वो आप, एंड डोमिनेंट जो है 2D, दैट म्यूटेट्स हैव अपोजिंग फिनोटाइप्स। अपोजिंग फिनोटाइप्स का मतलब है डी जो है वो स्मॉल कर रहा है एबनॉर्मली, और आर जो है वो लॉन्ग सेल पे जा रहा है। अब लॉन्ग और स्मॉल का कहानी यही चलता है कि दैट लॉन्ग सेल का मतलब नो डिवीजन, और स्मॉल सेल का मतलब डिवीजन, ठीक है। दैट्स द कंडीशन। आप देखिए आर है तो आर में बन रहा है लॉन्ग सेल, और डी है तो डी में बन रहा है आपका स्मॉल सेल, ठीक है। अब ये जो है लॉन्ग है मतलब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, नो डिवीजन, और स्मॉल है मतलब डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन होने के लिए देखिए, पहली चीज ये बोलना चाह रहा है कि CDC2 में लैक द इंटरेक्शन ऑफ V1। V1 एक इनहिबिटरी काइनेज है, और अगर CDC2 V1 से बाइंड नहीं करेगा तो इनहिबिट नहीं हो पाएगा, इनहिबिट नहीं हो पाएगा तो डिवीजन करवाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि डी में डिवीजन हो रहा है, मतलब इसमें ये पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है कि इनहिबिटरी काइनेज का लाइकिंग साइट ही उस पे ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे ही आपका ए स्टेटमेंट ट्रू हुआ, आपका थर्ड ऑप्शन गया। अब हम बी स्टेटमेंट पे चलते हैं, that CDC2R may not interact with CDC13। CDC13 का एक दूसरा नाम है, this is also CDC13 kinase which is known as CDK। अब हो सकता है कि CDC2R जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से
एक्टिवेट ही ना कर रहा हो, इसी वजह से डिवीजन ना कर रहा हो, क्योंकि सीडीके का काम है डिवीजन करवाना, और अगर उससे बाइंड नहीं करेगा सीडीके से या इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो फॉस्फोराइलेशन ही नहीं होगा और डिवीजन होगा ही नहीं। और आर में वही तो हो रहा था कि आर में डिवीजन हो ही नहीं रहा था, तो हो सकता है कि ये जो है आपके जो एक्टिवेटिंग काइनेज है सैक जिसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, वो आपके क्या है कि उससे इंटरेक्शन ना हो रहा हो। बिल्कुल सही है। जैसे ही बी, ए और बी देखेंगे तो आपका थर्ड सेकंड ऑप्शन भी गया। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि सीडीसी डी मे नॉट इंटरैक्ट विथ सीडीसी 25 फॉस्फेटेज। सीडीसी 25 फॉस्फेटेज का काम होता है एक्टिवेट करवाने का काम, ये काम होता है एक्टिवेट करवाने का काम। सीडीसी 25 जो होता है क्या करता है, एक्टिवेट करवाता है ये सीडीसी को। तो अगर सीडीसी 25 एक्टिवेटिंग पर्टिकुलर फॉस्फेटेज से जो है वहीं पे इंटरेक्ट नहीं करेगा, सीडीसी 25 जो है सीडीसी 25 से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो डिवीजन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन डी बोल रहा है कि यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए। अब जब डिवीजन होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी इसको सीडीसी 25 से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एंड व्हेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नाउ ये फॉल्स होते ही आपका सी स्टेटमेंट हटाइए, आपका सिर्फ और सिर्फ 1 एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द वे। अब इसमें कई लोगों को जिसको सीडीसी 23 सीडीसी 13 नहीं पता, सीडीसी 25 का फंक्शन नहीं पता, V1 का फंक्शन नहीं पता, उनके लिए ये चीज एकदम हवा पे लग रहा होगा। क्योंकि अगर आपको एकदम बेसिक्स नहीं पता है, मैं आई कैन नॉट टीच एवरी माइन्यूट डिटेल्स इन एक्सप्लेनेशन, नहीं तो फिर पीवाईक्यू और थ्योरी क्लास का अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो मैं उतना ही चीजें एक्सप्लेन करता हूँ जितनी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत होती है। बाकी का जो 15 से 20% बेसिक्स है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब या तो अगर आप फ्री लर्नर है तो आप खुद पढ़ के आइए, या तो जो है अगर आप प्लस वाले लर्नर है तो आपको प्लस पे रिवाइज करके आना है। यही है आपके पास। अगर आप फ्री लर्नर है तो आप खुद पढ़ के आइए। ठीक है, चलिए। सीडीसी 30 काइनेज है वहां पे, रोल पढ़िए जाके, गूगल करिए ना बेटा। तो V1 जो होता है, V1 इनहिबिट करता है सीडीसी 2 को, सीडीसी 25 एक्टिवेट करता है। सीडीसी 13 जो होता है वो साइक्लिन बी है, जो कि सीडीसी 2 से मिलके एमपीएफ बना के इंटरफेस से मेटाफेज में करने का काम करता है। तो हो सकता है कि सेल अगर इससे बाइंड करेगा तो डिवीजन करवाएगा, अगर सीडीसी 25 से बाइंड करेगा तो डिवीजन कराएगा, जबकि V1 से बाइंड नहीं करेगा तो डिवीजन होगा। यही तीन चीजें हैं सीडीसी 2 के लिए, कि अगर डिवीजन करवाना है सीडीसी 2 को तो इस पर्टिकुलरली सीडीसी 2 को V1 से बाइंडिंग ना करवाएं, मतलब आप V1 को लैग करा दे, सीडीसी 25 से जो है बाइंडिंग करा दे, और साइक्लिन बी यानी सीडीसी 13 से जो है वो आप बाइंडिंग करा दे, अगर आपको डिवीजन करवाना है तब। अगर नहीं करवाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। सो डी वाले स्ट्रेन में जो है वो डिवीजन हो रहा था, और इसी वजह से V1 के लिए बाइंडिंग साइट लैग कर रहा था, सीडीसी 25 के लिए लैग नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बोल रहा था कि सीडीसी के लिए भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि इंटरेक्ट करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये गड़बड़ स्टेटमेंट हो गया। अब इसके लिए बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं आप लोग। मेरे को गुस्सा आता है श्रुति बेटा, मैं सिर्फ गुस्से में जवाब दे सकता हूँ, प्यार से नहीं दे पाऊंगा। गुस्से में दे दूं तो बताइए, मैं फिर जवाब दे दूंगा कि मेसी में आता है कि नहीं आता है। अब बताइए, गुस्से में दे सकता हूँ? पहले आप ये बता दीजिए, फिर मैं दे देता हूँ आपको जवाब। डन।
द माइटोटिक साइक्लिन CDK एक्टिविटी पीक्स इन द M phase. M phase में ही ज्यादा आता है because mitotic cyclin is synthesized only in the mitotic cyclin is synthesized only in M phase. सर आप रोड पे बोले इसलिए बोली हूँ कि मैं CSR की प्रिपरेशन नहीं कर रही, पता नहीं क्या बोल रही है मैम, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो माइटोटिक साइक्लिन इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन एम फेज। ऐसा होता नहीं कि एम फेज में हो, सिंथेसाइज पहले ही हो जाता है, उनका जो एक्टिवेशन होता है वो एम फेज पे होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंथेसिस होती है माइटोटिक साइक्लिन की, इनकी सिंथेसिस अर्ली हो जाती है। फर्क क्या होता है, इनकी सिंथेसिस जो है वो अर्ली हो जाएगा, अर्ली का मतलब G2 फेज में ही मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो एक्टिवेशन होता है ना, वो एक्टिवेशन जाके होता है एम फेज में। M phase. So this is the condition कि the kinase subunit is activated by the dephosphorylation only in M phase. जो उनका kinase subunit होता है ना, वो kinase subunit activate होता है dephosphorylation, जो कि जिसको बोलते हैं CDC25C। ये डीफॉस्फोरेशन करवाने के लिए, क्योंकि V1 काइनेज जो होता है यहाँ पे पाया जाता है एक्चुअली CDK1, और CDK1 पे V1 जो है वो फॉस्फोराइलेट इनहिबिटरी काइनेज जो होता है वो आपके थैंक यू यानी थ्रियोनिन 14 टायरोसिन 15 पे फॉस्फोराइलेट करके रखा रहेगा। अब इसको हटाने के लिए जो CDC25 होता है C, वो M फेज में ही आता है, एंड दैट्स व्हाई M फेज में जो है एक्टिवेशन आपका होता है। सो ये कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है इन दिस। नेक्स्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं मैम, ये आपको हर जगह यूटिलाइज होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ हाई लेवल के आ सकते हैं, लेकिन टॉपिक और कॉन्सेप्ट नहीं बदलता कभी भी, बाकी मर्जी है आपकी। सर बार्क के बारे में, बार्क जो है वो कुत्ते करते हैं, और जब भी उन्हें कोई अजनबी नहीं मिलता है तो वो जो है बार्क करना शुरू कर देते हैं, और वो जोर से भी कर सकते हैं और धीरे से भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि उनको सामने वाले पे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं तो शायद वो बार्क ना करें, और वो जो है ऐसे ही चल सकते हैं। ठीक है बेटा, और कोई बार्क के बारे में बताना? पार्टी है क्या सर? पार्टी में भजन चलता है भाई। मैं जो है बार्क के बारे में एक वीडियो यूट्यूब पे अपने अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है ना, आज या कल सुबह तक, ठीक है। डन। ICR का रिजल्ट कब आएगा? अभी ICR वाले बताएंगे ना भाई। एक बात बताओ, किसी जिसने एग्जाम लिया वो बताएगा कि मैं बताऊंगा? During the cell cycle progression from G1 to S, the cyclin D and CDK4 phosphorylates retinoblastoma and reduces the affinity to ETF। जब G1 से S में जो है वो आपका प्रोग्रेशन चल रहा है,
तो साइक्लिन डी और CDK4 मिलके रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे कि रेटिनोब्लास्टोमा की जो अफिनिटी होती है E2F से रिड्यूस हो जाती है। एंड आफ्टर द रिड्यूसिंग अफिनिटी E2F विल डिसोसिएट, it will be free and it remove from the cytosol to the nucleus और जीन एक्सप्रेशन कराता है। अब ये कहा जा रहा है कि एक प्रोटीन ए है जो कि सेल्स को जीवन फेज में ही अरेस्ट कर ले रहा है। सेल को क्या कर रहा है, जीवन के फेज पे ही अरेस्ट कर रहा है। जीवन के फेज पे अरेस्ट करने का मतलब कि आपको रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट नहीं करना है और E2F को फ्री नहीं होने देना है। कुल मिला जुला के E2F अगर कहीं से फ्री हुआ तो आप जीवन में अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर वो तो डिवीजन करवा ले जाएगा। सो E2F को इनएक्टिव करके रखना है, बाउंडेड फॉर्म में रखना है। सो देखिए, अगर ए प्रोटीन इट इनहिबिट RB E2F इंटरेक्शन, अगर ये रेटिनोब्लास्टोमा और E2F इंटरेक्शन को इनहिबिट कर दे रहा है, मतलब यहां से E2F फ्री हो जाएगा, तो आपका काम आसान हुआ? नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है, E2F फ्री हो जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम E2F को फॉस्फोराइलेट कर देंगे तब भी E2F फ्री हो जाएगा, तो भी जीवन में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप रेटिनोब्लास्टोमा को डिग्रेड कर देंगे तो भी E2F फ्री हो जाएगा, तो भी ये चला जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट गड़बड़ है। लेकिन अगर CDK4 को इनहिबिट कर दीजिए, क्योंकि CDK4 ही तो फॉस्फोराइलेशन का काम कर रहा था रेटिनोब्लास्टोमा को, जिससे अफिनिटी जो है रिड्यूस कर रहा था। तो अगर आपने CDK4 को ही इनहिबिट कर दिया तो ये फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, और ये नहीं हो पाएगा तो E2F की अफिनिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। अफिनिटी रिड्यूस नहीं होगी तो E2F हमेशा वैसे ही रहेगा, रेटिनोब्लास्टोमा से डिसोसिएट नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। ये अभी बताया था, अगर उसके बाद भी ये हाल है आप लोगों का, तो मतलब वहां पे आप लोग सुन ही नहीं रहे थे कि क्या पढ़ाया गया आपको। सोचो, अभी एक्सप्लेन किया गया था, पूरा एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बताया था, बट स्टिल 50% आप देख सकते हो कि जिन्होंने ये ऑप्ट किया है, ये 3 वाले ऑप्शंस, वो कहाँ पे हैं, क्या सुन रहे हैं। उसके बाद इनको लगेगा कि सब कुछ जो है गुस्से में पढ़ाया जा रहा है। जब बताया था कि अगर सेल एस फेज में है और आप चाहते हो कि जो सामने वाला सेल है वो एस फेज में जाए, तो वो सिर्फ जीवन फेज जो है वो एस फेज में जा सकता है। दैट्स द ओनली वन, कि जब आपका जीवन ही है, जब एस फेज के साथ करोगे तो यही जो है एस फेज में जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। ना ही G2 जा सकता है, ना ही M जा सकता है, सिर्फ जीवन जा सकता है। बट क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर है, सुधर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड जॉब।
भाई साहब 800 से 650 हुआ था, आज 500 हो गया, कल की क्लास में 300, 150, 150, 150, तो यहाँ पे 350। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये डिक्रीमेंट 150 लोग डेली गायब हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नया परसों शुरू कर दूंगा ना, तो अभी तुरंत जो है वो आपका आ जाएंगे। सर आईसीआर का एग्जाम चल रहा है अभी, हाँ तभी अभी कोई बता रहा था मैम की क्लास में जो है ना, वो यहाँ पे 750 लोग आए थे एग्जाम के बीच में। आप लोगों का एक्सक्यूज बड़ा खतरनाक होता है, जैसे मैंने तो कभी लर्नर को पहचाना ही नहीं है। अभी मैं कल को नया टॉपिक कर दूंगा ना, फटाक से तुरंत आ जाएंगे, फिर से 800 आएंगे। अभी तुरंत मैं नया टॉपिक कर दूं, एक स्ट्रेटेजी वाला ले लूं ना, हाउ टू क्रैक सीएसआर इन 1 डे, 1000 क्रॉस हो जाएंगे। सब प्लेटफॉर्म पे है, ऐसा नहीं है, तुरंत आएंगे क्लास में दर्शन करने। चलो कर लिया क्वेश्चन तो बढ़िया है जनाब। मैं इतना बोलता हूं इस चीज पे, और मैं जानबूझ के इस चीज को क्लास में बोलता हूँ कि जितने भी ये मुंह दिखाई वाले लर्नर है ना, मेरे क्लास में आए ही ना, नया शुरू करने पे भी ना आए। लेकिन पता नहीं क्यों आते हैं, मैं जानबूझ के ये चीज बोलता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि सर क्यों बोलते हैं, लोग चले जाते हैं, फिर भी मैं अगर जो 2-4 सुनने वाले होते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कल को रिकॉर्डिंग देखे कुछ भी करे तो दोबारा ना इंटर करे। कंस्टेंट जो होता है ना कोई चीज, वो ज्यादा अच्छी रहती है। भले ही 250 हो, लेकिन ये 250 कंसिस्टेंट है तो अच्छा लगता है। एक बार 750, फिर एक बार 200, फिर 750, ये बड़ा अजीब चीज लगता है। फ्लक्चुएशंस जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, एक दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे तो अगले दिन पूरा सोएंगे, हा, आज आज रिलैक्स मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए। लेट्स सी द पोल हियर। सर सही कह रहे हो आप। चलिए, थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं था मैं सही कह रहा हूँ। कंफर्म करने के लिए शुक्रिया। आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए, तो क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का, बताइएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट्स द केस कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, सबसे पहला स्टेज होता है G1 to S ट्रांजिशन, एंड उसमें जो होता है रेटिनोब्लास्टोमा ही इन्वॉल्व होता है, जो कि G1 से S ट्रांजिशन कराता है। अभी हमने एक बार देखा भी था कुछ जगहों पे पीछे इन्फॉर्मेशन में कि G1 से S ट्रांजिशन में रेटिनोब्लास्टोमा का ही यूज होने वाला है। तो जब रेटिनोब्लास्टोमा का यूज होने वाला है भाई, तो दैट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में जो है ये आपका 2 ऑप्शन गए हो, अब ये दोनों बचे हुए हैं। अब बी के बाद ए आएगा कि सी आएगा, पढ़ लेते हैं। सी है पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ द सेक्यूरिन। सेक्यूरिन का पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन जो होता है वो मेटाफेज टू एनाफेज में होता है। और ये बोल रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन, जो कि G2 टू M फेज में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है G1 S, G2 देन M फेज आएगा, मतलब कि ये वाला स्टेप जो है वो इससे पहले आएगा, C से पहले। सो दिस इज द कंडीशन कि A शुड बी बिफोर, लाइक A जो है वो यूज होता है G2 टू M में, ये G1 से S में, और ये मेटाफेज टू एनाफेज में। तो BAC इज द केस हियर। एंड उसके बाद आता है अल्टीमेटली डी, जहां पे कि एसोसिएशन होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस का, एनपीसी विद क्रोमोसोम्स का, जब टीलोफेजेस में हम मूव करते हैं तब। तो ये कंडीशन आपको आता है टीलोफेजेस। सो दैट्स द कंडीशन, ये जो है आपका पाया जा रहा है। ये है आपका G1 से S ट्रांजिशन, ये है G2 टू M ट्रांजिशन, ये है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, और ये टीलोफेज। एक एक ऑर्डर में ही आपका होता है, सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर मेटाफेज, मेटाफेज में पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, माइटोसिस, G1 S G2, और उसके बाद माइटोसिस, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस तरीके से ऑर्डर होता है।
और यही चीज होती है। G1 से S में जो होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा इन्वॉल्व था, G2 to M में जो था वो इन्वॉल्व था आपका लैमिन का फॉस्फोरिलेशन, और मेटाफेज टू एनाफेज जो था वो सेक्यूरिन का डिग्रेडेशन, एंड उसके बाद एसोसिएशन इन ऑल टेलोफेज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो मैंने कल प्लस पे भी कराया था, इफ यू रिमेंबर दैट, जिन्होंने प्लस वाले लोग होंगे वो कर पाएंगे, और स्पेशल वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं अभी चेंज करवाऊंगा। डन। सो अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कंडीशन क्या है कि इन द यूकैरियोट्स में जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लोडेड हेलिकेज। ये बोल रहे हैं कि एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है जो कि एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके कॉन्ट्ररी में अगर देखा जाए तो द सीडीके एक्टिविटी इनहिबिट्स द लोडिंग ऑफ हेलिकेज ऑन द ओरिजिन। ये एक्टिवेशन को प्रमोट कर रहा है, जबकि यही सीडीके जो है इनहिबिट कर रहा है लोडिंग को। This particularly CDK is activating the helicase but inhibiting the loading of helicase. Considering the fact that during each cycle only one opportunity of helicase to be loaded and one opportunity of helicase to be activated. एक ही बार उसको लोड किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है। सो एक्टिवेशन होता है एस फेज में और लोडिंग होती है G1 फेज में। अगर G1 फेज में ये सीडीके हुआ तो लोडिंग होने नहीं देगा। तो इस सीडीके का कंसंट्रेशन G1 फेज में मिनिमम होना चाहिए ताकि एक ही बार में लोडिंग हो सके, और एस फेज में एक ही बार में एक्टिवेट हो जाए, इसलिए उस फेज में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज दिस सीडीके, इसमें इंफॉर्मेशन में जिस हिसाब से दिया है कि एक्टिवेशन जो है उसके लिए चाहिए, लोडिंग के लिए वो चीज नहीं चाहिए। लोडिंग के लिए नेगेटिव इंपैक्ट शो कर रहा है, इसलिए सीडीके शुड बी मिनिमम इन G1 फेज and maximum in S phase, and the first option will be correct. So thank you so much guys.